Good morning, all of you. In this lecture, we will going to discuss about the Color's law and their application, along with some important questions, important numericals, and also the NCERT book numericals. So let's proceed towards today's lecture on the Color's law. First of all, we want to know what is the need of the Color's law. As we all know, we cannot determine exactly the molar conductance of the weak electrolyte even at the infinite dilution by the usual methods. So we have the requirement of a new approach with the help of which we can determine the molar or the equivalent conductance of the weak electrolyte after the infinite dilution. And that lies the Color's law. That lies the Color's law. Now, what is the Color's law? Color's law is a very simple law. It simply tells that if we have a weak electrolyte, for example, acetic acid, ammonium hydroxide, carbonic acid, if we have that such type of a weak electrolyte, then how can we determine the molar or the equivalent conductance of that weak electrolyte? We can determine the conductance of a weak electrolyte if we have the knowledge, if we have the data about the ions, about the conductivity of the ions which are present in that weak electrolyte. In that weak electrolyte, that is the acetic acid, we have two type of ions. First ion is the बोलो कौन acetic acid. Acetic acid के अंदर first ion कौन है? That is the acetate ion, CH3COO negative. You can see in the acetic acid, it on dissociation it will give the CH3COO negative and the H positive ion. But the limitation of that electrolyte is that it is a weak electrolyte. It cannot dissociate 100% even after the infinite dilution. मीन्स इसको जितने आयंस देने चाहिए एसिटिक एसिड को, ये अपनी मैक्सिमम कंडक्टेंस को कभी भी शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कभी भी डिसोसिएट 100% होगा ही नहीं, अगर चाहे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों ना कर दें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब चाहे आप कितना भी वाटर इसमें क्यों ना डाल दें, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, चाहे आप कितना भी वाटर डाल दें, ये 100% कभी डिसोसिएट नहीं होता। मीन्स 100% जब ये डिसोसिएट नहीं होगा तो 100% हमें इसके आयंस नहीं मिलेंगे। मीन्स इट डिसोसिएट ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो स्मॉल एक्सटेंट तो एग्जैक्ट जो कंडक्टेंस होती है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन की वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करें? अदरवाइज तो इसने यही कहा कोलर्स लॉ ने कि देखो, जैसे इस लॉ का दूसरा नाम भी है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। अगर ये 100% टूटता तो इसके अंदर जो भी आयंस होते, जैसे H पॉजिटिव आयन होते, तो उसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी होती? ये डेल्टा H पॉजिटिव। अगर एसिटेट आयन कंप्लीट हमें मिल जाते तो देखो डेल्टा एसिटेट आयन हम ऐसा लिख देते, और इन दोनों कंडक्टेंस को आप क्या कर देते? सम अप, एंड दैट इज द मोलर कंडक्टेंस आपके पास किसकी आ जाती? एसिटिक एसिड की आ जाती। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ ने यही कहा कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप उसकी कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसमें जो इंडिविजुअल आयन प्रेजेंट है, आप उन दोनों की मोलर कंडक्टेंस का सम कर दें आप, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये वीक एसिड है, तो फिर इसकी कंडक्टेंस हम कैसे निकालें? इसकी कंडक्टेंस हम निकालने के लिए एक बेसिक वे क्या है कि जैसे आपके एसिटिक एसिड के अंदर एक तो एसीटेट आयन होने चाहिए, तो एसीटेट आयन वाला कोई दूसरा सब्सटेंस ले और एक ऐसा सब्सटेंस ले जो कि स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हमने आगे अभी आपके सामने बोलो क्या लिखा, दैट इज द सोडियम एसीटेट। देखो ये हमने सोडियम एसीटेट यहाँ पे ले लिया, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर बोलो कौन से आयन आ गए जो हमारी रिक्वायरमेंट के थे? बोलो कौन से? एसीटेट आयन। देखो ये इसके अंदर प्रेजेंट है, मींस इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव बोलो कौन से आयन? Na पॉजिटिव आयन। और सेकंड वन कौन से होंगे? CH3COO नेगेटिव आयन। नेक्स्ट हम एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन हो जो स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल हमने देखो HCl लिया, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल गिव द H पॉजिटिव आयन एंड द Cl नेगेटिव आयन। अब ऐसा करने से तो क्या हुआ, हमें तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी थी, लेकिन अगर हम इन दो सब्सटेंस सोडियम एसीटेट जो फर्स्ट वन है, सेकंड HCl, अगर हम इन दोनों की कंडक्टेंस को अगर हम सम अप कर देते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा कर दें तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंडक्टेंस आएगी वो किसकी आएगी? तो एक तो Na और सेकंड वन बोलो किसकी? NaCl की।
ये कंडक्टेंस एक्स्ट्रा आ गई ना हमारे पास। जब अगर हम सम अप कर देते हैं मोलर कंडक्टेंस सोडियम एसीटेट, मोलर कंडक्टेंस HCl, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आंसर एक्स्ट्रा आएगा। किससे एक्स्ट्रा? क्योंकि इसके अंदर 2 आयन एक्स्ट्रा हो गए, एक तो Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, जो कि एसिटिक एसिड में नहीं होते। तो क्या करें, अब हमें NaCl के बारे में चाहिए कंडक्टेंस। तो NaCl की कंडक्टेंस भी हम जानते हैं, क्योंकि जो NaCl है, क्योंकि जो NaCl होगा, हम उसकी कंडक्टेंस को देखो अगर माइनस कर दें, देखो यहां से क्या कर दें हम उसको माइनस, देखो इस टाइप से माइनस द कंडक्टेंस ऑफ, बोलो किसकी? NaCl, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये भी डिसोसिएट 100% हो जाता है। इट विल गिव द Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव आयन। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने माइनस कर दिया। तो जब आपने माइनस कर दिया तो अब कंडक्टेंस किसकी आ गई? एक एसीटेट आयन और HCl की ही बच गई। तो इस टाइप से हम, जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे फैक्ट किसका चला? कोलर्श लॉ का। कोलर्श लॉ ने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल जो आयन होते हैं, अगर उसकी कंडक्टेंस को आप ऐड कर दें तो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखी कोलर्श लॉ की, इट स्टेट्स दैट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल मोलर और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल हुआ? is always equal to the sum of the conductance of each ion, that is one is the positive ion, other one is the negative ion which are present in the electrolyte. So that is a very simple definition of the Coulomb law. इसके बाद जो कोलर्श लॉ की, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो एसिटिक एसिड है इसकी कंडक्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके एसिटिक एसिड है उसकी जो कंडक्टेंस जब आप डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्ट आप चाहें कि कंडक्टोमीटर आप ले लें और उसमें आप कंडक्टेंस डिटरमाइन कर लें, तो आप डायरेक्ट कंडक्टेंस डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाते? उसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज जो एसिटिक एसिड है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नेवर डिसोसिएट 100%, ये कभी 100% डिसोसिएट ही नहीं होता। तो अब कोलर्श लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो जो मोलर कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड की, वो हम कैसे लिखेंगे? देखो ये मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड दैट इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टेंस अब हमें मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 आयन है। ध्यान दे, क्योंकि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो एसीटेट आयन है और सेकंड बोलो कौन है? ये H पॉजिटिव है। देखो दीज आर दी 2 आयंस, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो हमें 2 सब्सटेंस ऐसे ढूंढने होंगे, सर्च आउट करने होंगे, जिसमें एक तो एसीटेट आयन हो, लेकिन वो सब्सटेंस एसीटेट वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जैसे सोडियम एसीटेट हो गया। और ये जो सोडियम एसीटेट है, बोलो ये कैसा सब्सटेंस है यहाँ पे? दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने एक सब्सटेंस तो ये सर्च आउट कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आयन आया, वो एक्स्ट्रा आयन बोलो कौन है? दैट इज द सोडियम आयन, दैट इज द एक्स्ट्रा आयन। ये एक एक्स्ट्रा आयन आ गया। ऐसे ही दूसरा आयन ढूंढे जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन हो, देखो HCl आ गया, इसमें भी एक्स्ट्रा आयन बोलो कौन है? हमें तो सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए था, जो कोई Cl नेगेटिव, सो दैट इज ए एक्स्ट्रा आयन। तो अब एक ऐसा सब्सटेंस और ढूंढे जो कि बोलो कौन बन गया? आपने आप ही दिख गया, एक Na और एक Cl वाला NaCl, तो वो हमारा आ गया, उसकी कंडक्टेंस को माइनस कर देंगे सिंपली। तो इस टाइप से हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन, बाय यूजिंग द बेसिक फैक्ट ऑफ द कोलर्श लॉ। तो फिर मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि जो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या थी कि इट स्टेट्स दैट द एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो जो ऊपर हमने इनफाइनाइट का देखो ये साइन लगाया, दैट इज द साइन ऑफ द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडिशन ऑफ वाटर। इनफाइनाइट मींस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस में आपने वाटर डाल दिया, दैट कॉल्ड द इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जो कंडक्टेंस जो होगी आपकी, इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम पता चल जाए, तो जो मैक्सिमम कंडक्टेंस आएगी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू द सम, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंसेस व्हिच आर कमिंग, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो मोलर कंडक्टेंस है देखो कैटायन की, दैट इज डेल्टा के नीचे प्लस का साइन लगा दे, ऊपर इनफाइनाइट, डेल्टा के आगे माइनस का साइन लगा दे, इनफाइनाइट की एनायन की हो गई। कितने प्रोड्यूस हुए आपके, उनकी संख्या कितनी है, ये हमने पहले लिख दिया। क्योंकि जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने कैल्शियम क्लोराइड, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मान लीजिए जब ये ब्रेक हो जाए तो इसके बाद क्या होगा? देखो जब भी ये ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा बोलो हमें? एक तो कैल्शियम आयन, प्लस में क्या हमें एक ही Cl मिलेगा? नो, 2Cl नेगेटिव। सो दीज आर द नंबर ऑफ द नेगेटिव आयंस। और यहाँ पे बैलेंस करें तो यहाँ पे इसका नंबर तो 1 हुआ, कैल्शियम आयन के तो 1 मोल है, क्लोराइड आयन के 2 मोल्स हो गए। तो यही हम बता रहे हैं जो हमने पहले लिखा है
ये न्यू पॉजिटिव, न्यू माइनस, दीज आर द नंबर ऑफ दीज आयंस, पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डेल्टा एम इन्फिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये डेल्टा प्लस का साइन लगा के इनफाइनाइट लगा दें, ये क्या है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रो, कौन सा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर माइनस साइन लगा दे तो क्या है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है, जब हमने प्लस का साइन लगाया, आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, सिंपल मींस नंबर ऑफ द पॉजिटिव आयन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ द नेगेटिव आयन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये थी बेसिक चीजें। अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि राइट कोलर्स लॉ फॉर द एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है, इसको कोलर्स लॉ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे लिखेंगे। अभी हमने बताया था कि जो ये आपका सब्सटेंस गिवन है, इसके अंदर जो जो भी आयंस हैं, उन आयनों की कंडक्टेंस का हमें नॉलेज होना चाहिए। हम उनको एड अप कर देंगे, दैट इज सिंपली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोलर्स लॉ। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप डेफिनेशन लिखेंगे कोलर्स लॉ की। देखो डेफिनेशन क्या थी कि एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल मोलर or the equivalent conductance of an electrolyte is always equal to the sum of the ionic conductances which are coming from the electrolyte. That is the definition. आप ये जरूर लिख दें यहाँ पे, अभी चाहे हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, लेकिन आप लिख देंगे आंसर के अंदर सबसे पहले कि we know that by the definition of the Coulomb law we know that at the infinite dilution the total molar or the equivalent conductance is always equal to the sum of the ionic conductances of the each ion coming from the given electrolyte. आप ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आप ये सब्सटेंस का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने अब लिखा कि द एल्यूमिनियम नाइट्रेट डिसोसिएट्स इन द सॉल्यूशन एज, देखो आप एल्यूमिनियम नाइट्रेट लिखेंगे। उसके बाद आप ये जानते हैं कि NO3 के ऊपर तो देखो -1 चार्ज होता है, तो NO3 3 है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, एल्यूमिनियम Al तो 1 ही है, तो 1 क्या दिया बोलो इसने, 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन, और 3 मोल्स किसके मिले बोलो यहाँ पे, NO3 नेगेटिव आयंस। तो इस टाइप से आप इसको डिसोसिएशन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। आफ्टर दैट फिर आप क्या करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट की होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो क्या, द मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ ईच ऑफ द आयन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो हम दोनों का हमने सम अप कर दिया। और उससे पहले कितने आयन प्रोड्यूस हुए, देखो एल्यूमिनियम के तो 1 ही मोल थे, तो हमने देखो यहाँ पे 1 ही लिखा। नाइट्रेट आयन के 3 मोल्स थे, तो देखो हमने यहाँ पे पहले 3 लिख दिया। क्लियर हो गया। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम नाइट्रेट फॉर अकॉर्डिंग टू द कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट की शो करें, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोलर्स लॉ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आप सबसे पहले डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। अब नेक्स्ट एक बेसिक डेफिनेशन, इसके ऊपर कंप्लीट हमारा लेक्चर पहले ही हो चुका है, दैट इज द व्हाट इज मोलर आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, means the contribution of the ion towards the total molar conductance of the electrolyte at the infinite dilution is called as the ionic conductance. What it means, इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखें ऊपर जो भी हमने ये इक्वेशन बनाई थी, इसमें देखो ये जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट की जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है, अगर हमें ये निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या है, तो क्या हम एक ही आयन के कंडक्टेंस से हम निकाल सकते हैं वैल्यू? नो। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास देखो ये जो टोटल आंसर आएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, ये आंसर ये कैसे आया, मान लीजिए ये वैल्यू 10 आ गई, तो 10 कैसे आएगी, देखो हो सकता है 2 + 8 होके आई हो सकता है पहले वाले की वैल्यू 8 हो, सेकंड की 2 हो, यानी दोनों का सम 10 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मींस अगर जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है जो 10 है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम आयन का भी है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नाइट्रेट आयन का भी है। एक आयन का टोटल मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है यहाँ पे, तो उस टोटल वैल्यू के अंदर, उस टोटल 10 वैल्यू के अंदर आपके जो आयन है एल्यूमिनियम आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज कॉल्ड देयर मोलर आयनिक कंडक्टेंस। नाइट्रेट आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कहलाती है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द नाइट्रेट आयन। तो यही डेफिनेशन होती है मोलर आयनिक कंडक्टेंस की, कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन, कोई भी जो आयन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है
इन द टोटल मोलर कंडक्टेंस, जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की, उसके अंदर एक आयन की हिस्सेदारी कितनी है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर आयनिक कंडक्टेंस। तो ऐसे कई बार डेफिनेशन आ जाती है, और ऐसे डेफिनेशन आए तो फिर हम आपको बता रहे हैं। मैंने तो देखो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल क्या देंगे आप इस डेफिनेशन का, एग्जाम्पल तो आप हमेशा दें हर डेफिनेशन का। तो एग्जाम्पल में जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी आप सेम नीचे ही लिख देना, या पीछे जो हमने एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का वो आप लिख दें, मींस कोई भी आप लिख सकते हैं। मींस एल्यूमिनियम नाइट्रेट वाला ये सेम एग्जांपल जैसे हमने ऊपर लिखा था कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, एज जो ऊपर लिख रखा है एज सच नीचे लिख देना, और अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू लिख देना आप। जैसे मैंने यहाँ पे 10 इज इक्वल टू क्या लिखा था बोलो, टोटल कंडक्टेंस 10 है, तो आगे मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि मोलर कंडक्टेंस जो एल्यूमिनियम आयन की मान लीजिए 2 है, तो नाइट्रेट आयन की मान लीजिए 8 है, तो उस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो 8 है, व्हाट इज दैट 8, दैट इज द, बोलो क्या है, दैट इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द नाइट्रेट आयन। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपका जो कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, आपके एग्जांपल के थ्रू ही रिफ्लेक्ट कर जानी चाहिए आपकी डेफिनेशन, एग्जैक्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ की काफी सारी एप्लीकेशन है। एक तो जैसे अभी आपने देखी ली कि इसके द्वारा आप टोटल मोलर कंडक्टेंस को आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय नोइंग द इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द आयन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें उनकी नॉलेज हो तो हम मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मींस हमारा पहला काम तो क्या हुआ कि वी कैन डिटरमाइन, वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमने आपको पहले बता भी दिया था, अब विद डाटा है। ये काफी बार एग्जाम में आ भी चुका होता है ये वाला क्वेश्चन आपका, अगर आप अपने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, आप अपना देख सकते हैं आराम से। तो इसमें देखो सारी चीजें गिवन क्या क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है, HCl की वैल्यू गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है। हमें निकालनी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एसिटिक एसिड एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैसे डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो आपका एसिटिक एसिड इज, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नेवर डिसोसिएट 100% इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस को फिर हम कैसे निकालें। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसकी कंडक्टेंस से पहले आप, हाँ एक चीज और आपको बता दें, कोई भी आपका न्यूमेरिकल आए, चाहे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर में, ये लेक्चर हुआ, इससे पहले लेक्चर दिए, इसके बाद में भी आगे आपके डिफरेंट लेक्चर्स आएंगे, उनके अंदर हम चाहे यहाँ पे गिवन लिखें या ना लिखें, तो आप अपने आंसर के अंदर सबसे पहले जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है आप उसमें ऐसे हेडिंग बनाएंगे गिवन, और जो भी डाटा गिवन हो, जो न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट है, जो जो वैल्यू गिवन है आप उनको जरूर लिख देंगे गिवन की फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड होता है, आपके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलने होते हैं न्यूमेरिकल के, उसमें गिवन के भी अलग मार्क्स होते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे को स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, कौन सी वैल्यू गिवन है, तो ये भी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्वेश्चन को देखा और आपने लिख दिया। जैसे आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है सोडियम एसीटेट की गिवन थी 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलरली देखो आपके HCl की वैल्यू गिवन है, आपके NaCl की वैल्यू गिवन है, और एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस हमें डिटरमाइन करनी है। तो देखो आगे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर हुआ। तो ये था गिवन वैल्यू का डाटा, ये सारी चीजें गिवन है। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है इसके अंदर तो देखो दो टाइप के आयन्स हैं, बोलो कौन कौन से आयन है, एक तो CH3 देखो CO नेगेटिव, और दूसरा ये H पॉजिटिव। देखो दीज आर दी टू टाइप ऑफ आयन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एसिटिक एसिड। लेकिन जो एसिटिक एसिड है अगर डायरेक्ट ऐसा सिंपल से सिंपल न्यूमेरिकल होता तो ये गिवन मिलता कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ, बोलो किसकी गिवन मिल जाती है आपके पास, एसिटेट आयन की, और सेकंड बोलो किसकी मिल जाती, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की मिल जाती। अगर ये दोनों वैल्यू मिल जाती तो आप इन दोनों को सम अप कर देते और सीधा आपके पास आंसर एसिटिक एसिड के बारे में आ जाता कि दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन अब ऐसा तो गिवन नहीं है, तो अब क्या करें। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ये देखें जिसकी मोलर कंडक्टेंस आपको निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो इसमें कौन से दो टाइप के आयन है वो तो हमने देख लिया। वन इज द देखो एसिटेट आयन, ये सेकंड वन इज द H पॉजिटिव आयन। अब ये देखो जो एसिटेट आयन है पहला, वो कहाँ पे प्रेजेंट है,
जो गिवन और डाटा है, क्या उसमें कहीं पे कोई आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है जिसके अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट है? ध्यान से देखें, बिल्कुल दिख रहा है। वो आपका है सोडियम एसीटेट। देखो पहले वाला, देखो ये गिवन है, तो पहले आप इसको ले लें। मीन्स अकॉर्डिंग टू द कोलरशिला, जो एसिटिक एसिड है इसकी कंडक्टेंस तो हम कैसे लिखें? देखो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हमने वो सब्सटेंस ढूंढा जिसमें एसीटेट आयन था, तो वो हुआ सोडियम एसीटेट। क्लियर हुआ? अब दूसरा बोलो कौन सा आयन चाहिए इसमें? देखो ये H पॉजिटिव आयन होना चाहिए। देखो एसिटिक एसिड में H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव आयन वाला दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन है? दैट इज द HCl। देखो ये HCl गिवन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? दैट इज द HCl, ये रहा HCl। तो प्लस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl कर दें। लेकिन ऐसा जब हम करते हैं तो एसिटिक एसिड के अंदर तो दो ही टाइप के आयन थे ना, एक तो एसीटेट आयन, देखो एसीटेट आयन, देखो यहाँ पे ये आ गया। दूसरा H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव भी आ गया। एक्स्ट्रा आयन कौन है? सिर्फ अब उसकी तरफ आपको ध्यान देना। एक्स्ट्रा आयन paired, if we add the molar contactants of these two substances, that is the sodium acetate and the HCl, then what are the extra ions whose conductances always will already been present if we add the conductance of these two substance? अगर हम इन दो सब्सटेंस की कंडक्टेंस को ऐड कर दे तो कौन सी कंडक्टेंस एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई है? वो कंडक्टेंस एक्स्ट्रा आ गई, दैट इज द Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस और दूसरी HCl की कंडक्टेंस। अब ये देखें क्या हमारे पास जो एक्स्ट्रा आयन आ गए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिनको मिलाने से हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना NaCl। क्या NaCl की कंडक्टेंस गिवन है हमारे डाटा में? बिल्कुल गिवन है। तो उसको आप माइनस कर दें। देखो ये रही NaCl की कंडक्टेंस जो गिवन थी, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया। देखो जो कोलर्श लॉ के बेसिस के ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे इस टाइप के, इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको, जो सब्सटेंस गिवन है जिसकी कंडक्टेंस निकालनी है वो सबसे पहले लिख दें। उसमें कौन कौन से दो आयन थे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो एसीटेट आयन था और दूसरा बोलो कौन था आपका? H पॉजिटिव आयन। इन दो आयनों को देखें, इनकी कंडक्टेंस अगर डायरेक्ट गिवन है तो उन्हीं को लिख दें और उनको एडअप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट तो गिवन नहीं, तो फिर आप इन आयन को ढूंढेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढेंगे जिसमें आयन है, क्या वो वैल्यू गिवन थी? जैसे सोडियम एसीटेट की वैल्यू गिवन थी, वो लिख दिया। दूसरा H पॉजिटिव आयन था, तो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था इसमें, तो वो सब्सटेंस ढूंढा, वो कौन हुआ बोलो? वो आपका HCl हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हमने इनको ऐड किया तो एक्स्ट्रा आयन कौन आ गए? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर ढूंढे क्या NaCl की कंडक्टेंस गिवन है, तो वो ऐड अप कर दे। देखो ये मैंने इतना आपको दोबारा क्यों कहा? क्योंकि कई बार होता क्या है, सेम न्यूमेरिकल के अंदर आपको पजल करने के लिए ऐसे सब्सटेंस की कंडक्टेंस भी गिवन दे देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये दे दें मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl, देखो ऐसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने X मान ली, देखो हो सकता है ऐसे दे दें, किसी और सब्सटेंस की भी ऐसे दे दें। और क्या आपको इस न्यूमेरिकल में ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl की क्या आपको नीड है? यहाँ पे आपको यू हैव द नो रिक्वायरमेंट। लेकिन जो बच्चे क्रैम करके जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचेंगे कि देखो ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl की भी गिवन है, इसको भी कुछ ना कुछ यूज करो आप, चाहे इसको ऐड करो चाहे माइनस करो, तो वो कुछ ना कुछ कर देते हैं न्यूमेरिकल में, और ओवरऑल आपका फिर न्यूमेरिकल गलत ही हो जाता है। ऐसा टीचर एग्जाम में कर सकता आपके साथ। तो हम आपको बता रहे हैं कि इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे, उन्हीं वैल्यू को प्लस माइनस ही करना है। सिंपल देखो आपकी फर्स्ट क्लास के न्यूमेरिकल है, ये प्लस माइनस ही तो करवाएंगे हम सिंपल यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके कंडक्टेंस को ऐड करें और किसके कंडक्टेंस को आप सब्ट्रैक्ट करें। सिंपल इतना ध्यान आपको रखना है। जो आपकी कोलर्श लॉ की जो ये पहली एप्लीकेशन है कि दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द मोलर और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो पहली एप्लीकेशन थी, उसका ये सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, जो एग्जाम में अक्सर दिया जाता है। तो इसके अंदर भी कई बार जो स्टूडेंट है वो गलतियां कर देते हैं। गलती क्यों करते हैं? वो टीचर करवाते हैं, जानबूझ के एक्स्ट्रा डाटा टीचर देता है। जैसे मैंने तो नहीं दिया, लेकिन अब लिख के मैंने दिखा दिया, वो डाटा भी गिवन हो, तो आप उसको ऐड या माइनस मत कर देना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम आपको न्यूमेरिकल समझाने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आप गलती क्या कर सकते हैं। तो गलती क्या कर सकते हैं उस चीज की तरफ आपको ध्यान देना, अपनी कॉपी में लिख लेना इस चीज को कि ऐसा किया जा सकता है। हमारे एग्जाम में हमारे सामने ऐसी चीज भी मिल सकती है, क्योंकि जब एग्जाम से पहले वाले दिन अपनी कॉपी को पढ़ के जाएंगे तो आपको ये दिखेगा अपनी आंखों के सामने कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था, और वही चीज एग्जाम में मिल गई तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब देखो सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। देखो सोडियम एसीटेट की वैल्यू क्या थी? देखो गिवन 91, हमने लिख दिया। सेकंड HCl की वैल्यू बोलो कितनी गिवन है? 426, देखो हमने ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट माइनस करना है, बोलो किसकी मोलर कंडक्टेंस? NaCl की, ये हमने माइनस कर दिया। प्लस माइनस आप कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको फिर बताते हैं हर लेक्चर के अंदर
देखो जब हम ये डाटा पुट करते हैं, हो सकता है ये डाटा पुट करने में, जैसे यहाँ पे वैल्यू 91 है, 91 ही होनी चाहिए। मान लीजिए मेरी टाइपिंग में गलती हो जाए, 91 की हो जाए, मैं 101 लिख दूं, लेकिन आप अपने डाटा को एग्जाम में या अपनी कॉपी में अब लिखेंगे तो जो गिवन न्यूमेरिकल है उसी को देखते हुए अपनी करेक्ट वैल्यू लिखना, प्लस माइनस अपने दोबारा से कैलकुलेटर में आप करके देख लेना। हो सकता है मेरे से प्लस माइनस करने में कोई गलती हो जाए, तो वो आप अपने लेवल के ऊपर चेकआउट करते रहना। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। जैसे कि अभी हमने बताया कि इसकी एप्लीकेशन थी कोलरशिला की, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी आयनिक कंडक्टेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझाया। सिमिलरली ये सेम वही एप्लीकेशन है, लेकिन देखो एग्जाम में हमें लिखना तो पड़ता ही है कि सेकंड एप्लीकेशन क्या है। देखो जो वाटर है, क्या वाटर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? नो, इट इज ऑल्सो ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या जो वाटर, अगर आपके पास एक कंटेनर में मान लीजिए वाटर है और आपके पास मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है आपके पास, तो क्या ये 1 लीटर वाटर आपका कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है? क्या इसके अंदर कंप्लीट H पॉजिटिव और कंप्लीट OH नेगेटिव आयन होते हैं? सारे के सारे आयनिक फॉर्म के अंदर होगा? नो, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स 1 लीटर अगर आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, तो उसके अंदर आपके पास जब ये डिसोसिएट होगा तो बोलो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस में 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड कभी नहीं होता। इवन एट द 25 डिग्री सेल्सियस इट इज फाउंड दैट 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं? दैट इज द रूम टेम्परेचर। उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की, वो आपकी कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ m। m किस लिए लिखा? मोलरिटी मींस मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में इतने मोल्स होते हैं, क्योंकि जब बैलेंस करते हैं तो 1 मोल H पॉजिटिव का है तो 1 मोल OH नेगेटिव का ही होगा। सो द सेम कंसंट्रेशन फॉर द OH नेगेटिव आयन, दैट इज द 10⁻⁻⁷ m मींस मोल्स पर लीटर। मींस इतने आयंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपके न्यूमेरिकल देखो किस फॉर्म में आता है, वो भी आपको बताएंगे। देखो ये आपके सामने मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब हमें क्या निकालनी है इसके अंदर? बड़े ध्यान दें, इसके अंदर कुछ कुछ डाटा और भी गिवन है, क्योंकि बेसिक चीजें और जो हमने सिखाई उनको भी हम यूटिलाइज आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे। द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द, देखो ये डाटा हमारे पास जो हमने लिख दिया यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, एक सेकंड आप करना इसको, मैं इसमें थोड़ा मैच कर लूं कुछ। देखो मैंने कहा ना कुछ हमारी टाइपिंग में कई बार हम गलत पुट कर देते हैं, एक बार मैं उसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखो ये वैल्यू हमने अब करेक्ट कर दी है यहाँ पे कि द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द NaOH। देखो यहाँ पे आना चाहिए था, हमने गलती से यहाँ पे एसिटिक सोडियम एसिटेट लिख दिया था यहाँ पे, तो NaOH हमने देखो करेक्ट करके लिख दिया है। सो द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH, HCl, NaCl आर गिवन। Calculate the molar conductance of the water, that is a weak electrolyte, and also calculate the ionic product of the water। हमें वो भी निकालना है। गिवन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है वाटर की। तो देखो उसी टाइप से ये वैल्यूज जो गिवन थी हमने लिखी। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH is given at the infinite dilution, molar conductance of the HCl is given, molar conductance of NaCl is given at the infinite dilution। हमें निकालनी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वाटर। तो कैसे निकाले हम? अभी आपको समझाया था कि जो वाटर है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट ऑन डिसोसिएशन विल गिव दैट दीस टू आयन, दैट इज द H पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन, बट वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नेवर डिसोसिएट 100%। जैसे अभी मैंने बताया 1 लीटर वाटर के अंदर सिर्फ कितने आयंस होते हैं? 10⁻⁷ H पॉजिटिव आयन होते हैं मोल्स, और 10⁻⁷ मोल्स ही होते हैं OH नेगेटिव आयन की द 1 लीटर वाटर। इट इज द बेसिक फैक्ट एट द 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें वो तो बेसिक फैक्ट हम वैसे जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है? अब हमें इस डाटा के बेसिस के ऊपर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है वाटर की। तो अब हम क्या करें? देखो डायरेक्ट वैल्यू अगर गिवन होती, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन होती, मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन होती डायरेक्ट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम दोनों को एड अप कर देते और हमारे पास निकल जाती मोलर कंडक्टेंस ऑफ, बोलो किस चीज की? वाटर की। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मींस अब हमें क्या सर्च आउट करना है कि वाटर के अंदर जो ये दो टाइप के पॉजिटिव आयन होते हैं, वन इज द H पॉजिटिव, अदर वन इज द OH नेगेटिव, इनको सर्च आउट करें। मींस आपने सबसे पहला जो डाटा गिवन है जैसे OH नेगेटिव आयन, देखो वो कहाँ पे प्रेजेंट? NaOH। मींस एक तो NaOH की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, मींस अगर हम कोलर लॉ को अप्लाई करें और मोलर कंडक्टेंस वाटर की डिटरमाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? बाय कोलर लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज, मींस मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज इक्वल टू, बोलो किसका लिखें? मान लीजिए NaOH को हमने ढूंढ लिया तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH लिख देंगे।
देखो OH नेगेटिव देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा आयन कौन आ गया, Na पॉजिटिव आयन, दैट इज द एक्स्ट्रा आयन, दैट इज द एक्स्ट्रा आयन। देखो ये एक्स्ट्रा आयन है यहाँ पे। अब सेकंड किसको सर्च आउट करें, H पॉजिटिव वाला। तो H पॉजिटिव के लिए कौन है, दैट इज द HCl। देखो HCl की वैल्यू गिवन है, इसमें H पॉजिटिव आयन है। देखो प्लस में हमने मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl को भी कर दिया, लेकिन इसका किया तो H पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा आयन बोलो कौन आ गया, दैट इज द आपके पास Cl नेगेटिव आयन। देखो ये फिर से एक एक्स्ट्रा आयन आ गया, इसकी कंडक्टेंस भी ऐड हो चुकी है। तो वो कौन से दो आयन थे जिनकी कंडक्टेंस हम एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं, दैट इज द Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या NaCl जो बन गया यहाँ से, क्या उसकी कंडक्टेंस गिवन है, वो भी देखो वैल्यू गिवन है। तो इसको आप माइनस कर देंगे, माइनस में मोलर कंडक्टेंस बोलो किसकी, NaCl की। तो सिंपल अब वैल्यू पुट करें, देखो NaH की वैल्यू पुट किया आपने 248.6 वैल्यू गिवन थी। उसके बाद HCl की वैल्यू 426.2 वैल्यू पुट करें, माइनस करें NaCl की -126.5। आपका आंसर आपके पास बोलो क्या आ गई, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वाटर एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस टाइप से ये सिंपल आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे कर लेना, हमने तो अपनी तरफ से ठीक ही की है। तो यहां तक तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वाटर एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन फर्दर हमें कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, आल्सो कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर भी निकालें। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखो हम क्या करें, उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज और होनी चाहिए। देखो क्या चीज गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द वाटर भी गिवन है। अभी हमने निकाली है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हमने निकाली। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप कापा से लिखते हैं, बोलो किस चीज से लिखते हैं, कापा। देखो ये कापा की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम उसकी हेल्प से हमें क्या निकालनी है, आयनिक कंडक्टेंस। उसकी हेल्प से आप निकाल क्या सकते हैं, देखो एक बड़ा बेसिक फार्मूला था ये, कि द मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज गिवन बाय kappa multiplied by 1000 divided by the molarity। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या फार्मूला था, 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मोलरिटी ही यूज करनी है टर्म, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इज गिवन। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी बोलो कैसे निकले, डेल्टा एम मींस मोलर कंडक्टेंस जो अभी हमने ये देखो यहाँ पे निकाल ली, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू। कापा मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है। देखो ये ऊपर देखिए आप न्यूमेरिकल में 5.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू गिवन है। मोलरिटी निकल सकती है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। एक लीटर में कितने मोल्स हैं, कितने आयंस हैं, हमें वही तो चाहिए यहाँ पे। H पॉजिटिव आयन के कितने मोल्स हैं एक लीटर में, OH नेगेटिव आयन के कितने मोल्स हैं एक लीटर में। देखो ऊपर हमने लिखा था ना कि जो ये हमारे पास जो वाटर का जब डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास क्या मिलेंगे, एक तो देखो ये H पॉजिटिव आयन, और दूसरे बोलो हमें हमें क्या मिलेंगे, दैट आर दी OH नेगेटिव आयंस। तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है इन आयनों की, H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन, उन दोनों की प्रोडक्ट को ही तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, उसी को KW कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में आप पहले से पढ़ चुके होते हैं। देखो आपको आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, देखो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि देखो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली आपकी यूनिट थी, देखो बेसिक आपको याद दिला रहे हैं थोड़ा सा। उसके अंदर एक टर्म आती है जिसको आप क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जिसको आप K से लिखते थे, वो क्या होती थी, कोई रिएक्शन आपके सामने, तो उसमें आप क्या करते थे, जैसे वाटर की रिएक्शन लिख दी हमने, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बोलो किसके, H पॉजिटिव आयन, मोलर कंडक्टेंस बोलो किसकी, OH नेगेटिव आयन। देखो जो आयंस हमें मिल गए, डिवाइडेड बाय ये हो गई बोलो क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द बोलो किस चीज की है, प्रोडक्ट्स, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है बोलो, आपका वाटर है यहाँ पे, तो वाटर डिवाइडेड बाय वाटर। देखो अगर आप रिएक्शन लिखते हैं, देखो वाटर की, देखो H2O और इक्विलिब्रियम का साइन लगा दे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें H पॉजिटिव मिले, प्लस में और हमें क्या मिले बोलो, OH नेगेटिव आयन देखो मिले हमें। क्लियर हो गया। तो इसमें प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट सभी के 1 1 है, देखो बैलेंस किया तो 1 1 1 इनसे पहले, तो हमने भी देखो रेज टू द पावर 1 1 और 1 लगा दिया। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, तो इसकी वैल्यू को देखो आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो K मल्टीप्लाइड बाय अगर आप H2O देखो इस स्टेप से कर देते हैं, और इधर बोलो कौन बच गया आपके पास, सिर्फ बच गए H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन, और क्या बच गया, OH नेगेटिव आयन की देखो मोलर कंसंट्रेशन। इन दोनों देखो K इज ए कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट डिसोसिएट ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, सो दैट प्रोडक्ट अगर दो जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दें, न्यू कांस्टेंट आ गया जिसे KW कहते हैं,
नाउ दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। जो शुरू में के था, व्हाट इज दैट के? दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट डिफरेंट वेज से किया जा सकता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। कहीं पे के को हम के डब्ल्यू कहेंगे, जैसे यहाँ पे का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कहीं पे इन जनरल कहते तो के डी कहते, डिसोसिएशन कांस्टेंट कह देते। यानी के को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारा सब कुछ हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में आपको बता चुके होते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे यहाँ पे अपने इस फार्मूले में। ये बेसिक चीज हमने देखो आपको यहाँ पे जो बता दी अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, के डब्ल्यू कहाँ से आया है ये साइड में आप अपने नोट डाउन कर लें। अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि फिर देखो जो वैल्यू हमने पुट की वो आपको क्लियर से नहीं तो दिखेंगी नहीं। अपने पुट वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया ना, जो रिलेशन हमने आपको निकाल के दिखाया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, किस टाइप से अगर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम ले लें तो किस तरह से के डब्ल्यू का फार्मूला होता है एच पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय ओ एच नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो बोलो आपका आंसर कितना आ गया? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या आप OH नेगेटिव की उतनी ही होगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 m। देखो आप कैलकुलेशन कर लेना सिंपल यहाँ पे। तो सिंपल जब आपने ये कैलकुलेशन की यहाँ पे, तो देखो आपका आंसर बोलो कितना आ गया। देखो इसको इधर हम लिख देते हैं थोड़ा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मोलरिटी आ गई, मोलरिटी मींस मोल्स पर लीटर। हमें जो के डब्ल्यू निकालना है यहाँ पे, के डब्ल्यू में जो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चाहिए? ये भी तो मोलर कंसंट्रेशन ही है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की। मींस अगर हम इस वैल्यू को H पॉजिटिव की आ गई, जो H पॉजिटिव की वैल्यू वही OH नेगेटिव की, क्योंकि इक्वल ही प्रोड्यूस होते हैं। तो मींस इन वैल्यूज को हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, यहाँ पे H पॉजिटिव और सेम वैल्यू हम पुट कर दें OH नेगेटिव आयन की, तो वो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। मींस द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने आपको बताया के डब्ल्यू बोलो किसके इक्वल होता है? H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। देखो अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगाया, ध्यान से देखें आप। बोलो मैंने किस चीज का साइन लगा रखा है? बोलो यहाँ पे प्लस। ये मैंने इसलिए लगा के दिखाया, हम आपको साथ के साथ ये बता रहे हैं कि आप एग्जाम में गलती क्या कर सकते हैं। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं और यहीं पे फिर उनके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, हमने देखो खुद आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाया है कि क्या आपको प्लस का साइन दिखाई दिया? नो। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में देखो डॉट है, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्लस का साइन आप नहीं लगाएंगे एग्जाम में, ये आप जरूर ध्यान रखें। ये गलती अक्सर आपकी कॉपी के अंदर नोट की जाती है। तो यहाँ पे देखो डॉट लगाते हैं आप। क्लियर हो गया? तो इस चीज को भी आप स्पेशली अपनी कॉपी में लिख लेना कि हमें यहाँ पे गलती से भी प्लस का साइन नहीं लगाना। तो फिर हमने देखो वैल्यू पुट की और ये फिर देखो आप देखो प्लस का साइन देखो मैंने जानबूझ के लिखा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आ गया? 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 14। दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट। बोलो ये क्या आ गई? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस टाइप से आप डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर के बारे में। अब एक बड़े बेसिक तरीके से ये NCERT बुक के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा था, सजेस्टिव वे to determine the molar conductance of the water at the infinite dilution। कोई सजेस्ट करें कोई तरीका जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। कोलरशला ही है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना कोलरशला की। जैसे मैंने बताया, चाहे मैं यहाँ पे लिखूं ना लिखूं, आप जरूर लिख देना कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द कोलरशला वी नो दैट द टोटल मोलर कंडक्टेंस और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंसेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द given electrolyte। given electrolyte here is the water। तो कोलरशला के बेसिस पे, कोलरशला को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मींस इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस को ही हम क्या कर रहे हैं? समअप। जो ये वैल्यू आती है मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो डिटरमाइन होती है कैसे करते हैं? मींस कोई सॉल्यूशन है आपके पास, देखो मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपके पास ये कोई सॉल्यूशन है, व्हाटएवर में भी द सॉल्यूशन, चाहे वो सिंपल वाटर होता कोई भी होता, आप इसमें एक इलेक्ट्रोड देखो डिप कर देते हैं। ठीक हो गया? उसको वायरिंग के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। हमारे पास डिजिटल यहाँ पे कंडक्टोमीटर रखा है, उस कंडक्टोमीटर के अंदर देखो यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई ना कोई रीडिंग आएगी, यहाँ पे देखो कोई ना कोई रीडिंग आएगी, हम डायरेक्ट कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो मीन्स हुआ क्या कि जितने भी आयंस प्रेजेंट थे यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर, उन सभी आयनों की मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट को हम कंडक्टोमीटर से मेजर कर लेते हैं। तो यानी हर आयन की अपनी मूवमेंट, वो इंडिपेंडेंट मूव करता है। उसका वो एक अलग इश्यू है कि एक आयन दूसरे आयन के इफेक्ट को थोड़ा
अफेक्ट भी करता है, वो हम आपको पहले पढ़ा चुके होते हैं। लेकिन व्हाट विल बी द वैल्यू विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंडक्टोमीटर, हम सिर्फ उसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। हम उन फैक्टर की बात अभी नहीं कर रहे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक आयन दूसरे आयन को अफेक्ट करता है, सोलवेंट भी अफेक्ट करता है यूं तो वो सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके होते हैं। लेकिन उन सारी चीजों को देखते हुए कि हाँ वो तो है ही, लेकिन फिर भी जो डाटा हमारे पास आता है वो किस वजह से आया, उन आयनों की मूवमेंट से ही आया है। सो दैट इज द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन, इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ द आयंस की वजह से हर आयन अपनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है। उस कंडक्टेंस की वजह से ही हम क्या करते हैं, कोलर्स लॉ को फिर हम अप्लाई करते हैं और जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई द कोलर्स लॉ on that weak electrolyte, that is here the water, we can write the equation according to the Cauchy law, which means the molar conductance of the water at the infinite dilution is given by the molar conductance of the H positive ion plus molar conductance of the OH negative ion at the infinite dilution. So that is the way to represent the any of the electrolyte in the form of the Cauchy law. जैसे हमने पीछे इसी चीज को एल्यूमिनियम नाइट्रेट के लिए भी आज आपको लिख के दिखाया था, अब ये वाटर के लिए लिखा है। अब जो वाटर की जो हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो H पॉजिटिव तो कभी वैल्यू डायरेक्ट गिवन मिलती नहीं न्यूमेरिकल में, OH नेगेटिव भी नहीं मिलती, और आपके वाटर की भी आप कंडक्टेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस डिटरमाइन करते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन हो, जैसे HCl की हम डिटरमाइन कर लेंगे। देखो HCl हमने लिख दिया। अब OH की तो हम डिटरमाइन कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें, अकेली OH की नहीं कर सकते तो हम NaOH हमने ले लिया, KOH आप ले सकते हैं, वो हमने ले लिया। उसके बाद अब ऐसे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा आ गए इसके अंदर, जैसे हमने अभी आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था, तो इसके आप माइनस कर देंगे NaCl की। तो इस टाइप से दैट इज द रिप्रेजेंटेशन के ये एक तरीका था कि हम कैसे जो मोलर कंडक्टेंस है वाटर की हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द वे बाय विच वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये नॉलेज हो, ये वैल्यू गिवन हो, अगर हम ये डिटरमाइन कर लें किस चीज की, मोलर कंडक्टेंस अगर हमें HCl की मिल जाए, मोलर कंडक्टेंस NaOH की मिल जाए, मोलर कंडक्टेंस NaCl की मिल जाए, तो देन वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वाटर। तो यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके NCERT बुक के अंदर गिवन था, तो वो हमने आपको बता दिया कि इसका आंसर आप कैसे दें। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है आपकी कोलर्स लॉ की कि वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये सारी चीजें हम पहले जो पढ़ा चुके होते, फार्मूले जो पढ़ा चुके होते, उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि जो अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो क्या, द मोलर और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने निकाल ली कब, एट ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन C। तो डेल्टा E क्यू रेज टू द पावर में जो हमने C लिखा मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने किया नहीं है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं किया, तो उस वक्त उसने कंडक्टेंस कितनी दी। सो दैट इज द वैल्यू डेल्टा E क्यू रेज टू द पावर C। नीचे वैल्यू जो हमने पुट की है ये कब है, जब हमने उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर खूब सारा पानी डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, उस वक्त उसकी कंडक्टेंस कितनी बढ़ गई, मैक्सिमम कंडक्टेंस उसने कितनी दी, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा E क्यू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो तभी निकालेंगे ना जब जो एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे डिवाइड करें, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट। इसको समझाने के लिए मैंने ये बताया था ना, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया 10 मार्क्स का था, आपके उसमें 9 मार्क्स आ गए, तो आप कैसे लिखते हैं 9/10, तो मींस मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो तो आपने नीचे लिखे ना, 10 का हो सकता है 10 में से 10 भी आ जाते। सिमिलरली आपकी जो मैक्सिमम कंडक्टेंस कब आती है, एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो वैल्यू तो आपने नीचे लिखी, प्लस ऊपर वैल्यू कितनी आई, दैट इज ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो मींस वो वैल्यू आप ऊपर लिखें। जैसे आपके 9 मार्क्स, कितने मार्क्स आए वो ऊपर है, आने कितने चाहिए थे, अगर आप फुल मेहनत करते तो 10। तो ऐसे ही अगर कोई सब्सटेंस अगर वो कंप्लीटली टूट जाता है तो वो वैल्यू कितनी, डेल्टा E क्यू इनफाइनाइट। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें तो वो 100% ही टूट जाते हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू है डेल्टा E क्यू इनफाइनाइट, यही ऊपर भी आ जाएगी, मींस दोनों वैल्यू सेम, तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 1 फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे बच्चे कमजोर होते हैं, उनके तो 10 में से 10 नहीं आते, उनके तो कम ही आते हैं, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट वो 100% तो टूटते नहीं, तो ऊपर डिसोसिएशन कम होगा, तो जो एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो वैल्यू है वो कभी सेम रह ही नहीं सकती, नीचे वाली जैसी वैल्यू ऊपर आ नहीं सकती, तो मींस आंसर हमेशा ही लेस देन 1 आएगा। मींस
जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आपकी जो 1 होती है, अल्फा की वैल्यू 1 होती है, इन फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो 1 कब होती है? फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 1 से कम किन के लिए होगी? फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? तो ये था अल्फा का फार्मूला, जिसके ऊपर हमने आपको पहले न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो मींस वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डेल्टा E क्यू जो रेज टू पावर C लिखा, दैट इज द मोलर और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द कंसंट्रेशन C, दैट इज द डेल्टा E क्यू इनफाइनाइट इक्विवेलेंट और द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम साथ के साथ मोलर क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे तो हमने E क्यू U लिख दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लेकिन कई बार एग्जाम में इक्विवेलेंट ना देके मोलर कंडक्टेंस दे दें, तो आप यहाँ पे M लिख देना। E क्यू की जगह बोलो क्या लिख देना आप? यहाँ पे M लिख देना, स्मॉल m, तो मोलर कंडक्टेंस की रिप्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी। तो कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो, ये पहले तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लेंगे हम, डेल्टा ई क्यू इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से डेल्टा ई क्यू हम निकाल लेंगे। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई क्यू इनफिनाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलर्स लॉ व्हाइल द डेल्टा ई क्यू, जैसे हमने जो यहाँ पे लिखा, कैन बी कैलकुलेटेड बाय दैट फार्मूला। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए पार्टिकल कंसंट्रेशन C, वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और जो डेल्टा ई क्यू इनफाइनाइट है, वो हम कहां से निकालेंगे? यूजिंग द कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ की हेल्प से जो नीचे देखो ये वैल्यू गिवन थी डेल्टा ई क्यू इन्फिनिटी, बोलो ये तो कहां से आएगी? फ्रॉम द कोलर्स लॉ। जो ऊपर जो वैल्यू है ये कहां से आएगी? जो अभी हमने फार्मूला लिखा। अब हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 m मींस कंसंट्रेशन ये गिवन है, एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। द मोलर कंडक्टेंस एट 0.01 m कंसंट्रेशन इज, देखो ये वैल्यू गिवन है। एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो ये वैल्यू गिवन है। एट द टेम्परेचर दिस मच, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह हम क्या करेंगे? ये फार्मूला जो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था। एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C, वैल्यू बोलो कितनी गिवन थी? 14.3। एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन 390.7 वैल्यू गिवन है, वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0366, दैट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी हो तो जो भी वैल्यू गिवन है, इसको सिर्फ आप क्या करें? बोलो इसको क्या करेंगे? 100 से इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो 1 नीचे 1 2 3 4 जीरो आ गई, 2 से 2 कट गई, तो बोलो आपका कितना आ गया? अब 2 के बाद डेसिमल, तो दैट इज 3.66%। सो दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दैट इज द डिफरेंस। इन दोनों में भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार कह देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप निकाल दे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखना कि परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है या विदाउट परसेंटेज गिवन है, मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो ये छोटी छोटी बातें ही होती है, लेकिन इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल्स पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज, देखो ये वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो, और वैल्यू क्या गिवन है? देखो आगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मींस मोलर कंडक्टेंसेस आर गिवन। मोलर कंडक्टेंस को कई बार लेमडा से भी लिख देते हैं, जैसे मैंने देखो लेमडा को ये भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जो वेवलेंथ में आप यूज करते हैं, या सिंपली आप ये भी लिख दें, मतलब एक ही है। देखो ऐसे ये लिख दें तो भी एक ही बात है। कंसंट्रेशन इज गिवन, मोलर कंडक्टेंस, एसिटिक फॉर्मिक एसिड इज गिवन, जिसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। H पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस देखो डायरेक्ट वैल्यू दे दी यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3.9 है, हम आपको बता दें ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3.9 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और वैल्यू गिवन किसकी है? फॉर्मेट आयन की, HCOO नेगेटिव की वैल्यू भी गिवन है। आप देखो वैल्यूज को जरूर मैच करते रहना, कई बार टाइपिंग में हमसे थोड़ी एरर हो भी जाए, वैसे हम बिल्कुल ठीक ही लिखेंगे, ऑल्दो फिर भी आपकी फुल अटेंशन रहनी चाहिए हर बात को जब आप सुने। हमें निकालने क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ द मिथेनोइक एसिड आपके कैलकुलेट करनी है। तो मिथेनोइक एसिड इट इज आल्सो वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड के बारे में बताया था। इसमें दो टाइप के आयंस होते हैं, एक तो देखो HCOO नेगेटिव, देखो ये पहला आयन, सेकंड बोलो कौन? ये H पॉजिटिव, दैट इज द सेकंड आयन। क्या ये दोनों गिवन है? यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या ये दोनों गिवन है? यहाँ पे जो दोनों गिवन है, तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, देखो बाय द कोलर्स लॉ। मोलर कंडक्टेंस देखो, दोनों आयनों की कंडक्टेंस को आप सिंपली देखो आपने ऐड किया, ये आपकी वैल्यू आ गई। दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी
कंसंट्रेशन अगर 0.025 मोल्स पर लीटर होती तो उस वक्त जो मिथेनोइक एसिड है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितनी होगी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन बोलो कितनी है, 0.025 मोल्स पर लीटर। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी होती, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना होता, तो फिर वो कितनी कंडक्टेंस देता, कौन, मिथेनोइक एसिड। वो वैल्यू भी गिवन है। तो मींस अब नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी। एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी गिवन है, देखो ऊपर हमने लिख रखा है, ये वैल्यू गिवन है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो आप कैसे निकालते हैं, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी को डिवाइड कर दे मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपने कोलर्श लॉ की हेल्प से देखो अभी डिटरमाइन की थी 404.2, देखो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये आप नीचे डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे पुट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिकल के अंदर गिवन थी, आपने दोनों वैल्यू पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया 0.114। तो ये दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर आप परसेंटेज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकाले। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया गया था, तो उसके दौरान आपको बताया कि केडी किसके इक्वल था, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आप 1 भी कई बार लिख देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट निकालना हो तो हम अल्फा की वैल्यू ऊपर भी पुट करें अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा भी कर दें। हमने देखो दोनों जगह इस वैल्यू को एग्जैक्टली पुट कर दिया। सी इज द कंसंट्रेशन, देखो जो गिवन है 0.025 मोल्स पर लीटर, देखो गिवन था न्यूमेरिकल के अंदर, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, आपका ये आंसर आ गया 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर, दैट विल बी द आंसर ऑफ द केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.9 था आपका। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेते हैं कोलर्श लॉ की कि वी कैन कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट। जैसे आपके पास कुछ सब्सटेंस हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर ही आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया गया था वहां पे कि कुछ स्पेरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस होते हैं, मींस जब आप उनको वाटर के अंदर डालते हैं तो दे गिव आयंस ओनली टू ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट, दे डिसोसिएट इनटू द आयंस ओनली टू ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट, मींस वो बहुत ही कम सोल्युबल होते हैं, उन्हें स्पेरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जो बहुत ही ना के बराबर घुले। तो जो सोल्युबिलिटी है ऐसे स्पेरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस की वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोलर्श लॉ की हेल्प से बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। देखो कैसे, ये फार्मूला हम जानते ही हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होगा, कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टेंस होती तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय कापा डिवाइड बाय मोलरिटी आ जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मेलिटी की जगह आपका क्या आ जाता बोला यहाँ पे, मोलरिटी, तो वो डेल्टा ई क्यू की जगह हम डेल्टा एम लिख देते हैं। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस। क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो फार्मूला है आपके पास, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहलाती है, वो आयंस जो प्रोड्यूस हो गए, दैट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज ड्यू टू द आयंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो मींस हम नॉर्मेलिटी की जगह यहाँ पे सोल्युबिलिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, जितना सब्सटेंस डिसोल्व हुआ, जो डिसोल्व ही नहीं हुआ उसको आप मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर, अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, कंटेनर के अंदर आपने 2 ग्राम इक्विवेलेंट कोई सब्सटेंस डाल दिया, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही आपका डिसोल्व हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट नीचे सॉलिड की फॉर्म में सेटल डाउन हो गया, देखो डिसोल्व ही नहीं हुआ, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर ही है नीचे, मींस आयनों में डिसोसिएट नहीं हुआ, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका बच गया। तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, यही तो डिसोल्व हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिसोल्व हुआ, यही इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सब्सटेंस है उसी को हम यूज करेंगे फार्मूला में, और वही कहलाती है नॉर्मेलिटी। वही क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी, और वही बन गई आपकी सोल्युबिलिटी। क्लियर हो गया। तो मींस वो सब्सटेंस जो डिसोल्व होता है उस डिसोल्व्ड अमाउंट को ही हम यूज करते हैं नॉर्मेलिटी के फार्मूले में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसको ग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, देखो फिर मैं थोड़ा सा और बता दूं इसको और अच्छे से। देखो मान लीजिए आपने 4 ग्राम सब्सटेंस ले लिया, कोई भी 4 ग्राम आपने सब्सटेंस लिया, क्लियर है, और आपका 2 ग्राम ही डिसोल्व हुआ, 2 ग्राम आपका अनडिसोल्व्ड है, यहाँ पे 2 ग्राम बोलो क्या आपका अनडिसोल्व्ड है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आप जानते हैं ना, कि नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या था, कि वेट इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम की वैल्यू, ये को आप 4 ग्राम पुट नहीं करेंगे,
अब क्योंकि आपका डिजोल्व तो 2 ही ग्राम हुआ तो यहाँ पे आप 2 ग्राम वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय बोला आप क्या लिखते थे यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। जो भी ये सब्सटेंस है जो आपने लिया है, जो आपने 4 ग्राम डाला है, इसका कोई ना कोई इक्विवेलेंट मास भी होगा, उससे आप डिवाइड करेंगे। और नीचे बोलो ऊपर क्या आता था, 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द बोलो क्या था, सॉल्यूशन। इस टाइप से आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो मैं जो नॉर्मेलिटी है जो आपने निकाली, बोलो कैसे निकाली, कौन सी अमाउंट ली आपने यहाँ पे, क्या आपने 4 ग्राम वैल्यू पुट करेंगे, नो, वेट इन ग्राम की जगह तो आप 2 ग्राम ही पुट करेंगे। तो कई बार जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस दौरान हम आपको ये चीजें बताते हैं वहां पे भी कि जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़नी बहुत जरूरी है। वहां पे कह देंगे वी हैव द 4 ग्राम सब्सटेंस व्हिच इज एडेड इन द वाटर आउट ऑफ व्हिच द 2 ग्राम गेट डिसॉल्व्ड, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो भी है वो देखो सब कुछ गिवन मिलेगा, और चीजें तो, और सब्सटेंस का नाम भी गिवन होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ दिक्कत क्या रहती है, कुछ बच्चे यहाँ पे वेट इन ग्राम की जगह 4 ग्राम पुट कर देंगे, कुछ 2 ग्राम पुट कर देंगे, कुछ यानी अगर ये गिवन है कि 4 ग्राम सब्सटेंस था, 2 डिसॉल्व हो गए, कुछ बच्चे 4 + 2 6 ग्राम पुट कर देंगे। जो बच्चे समझकर काम नहीं करते वो छोटी छोटी गलतियां अक्सर कर देते हैं। तो इन्हीं गलतियों से आपको बचना होता है। अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। न्यूमेरिकल कभी भी केमिस्ट्री के अंदर मुश्किल नहीं होते, वो बहुत ही आसान होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि नॉर्मेलिटी को हम इक्विवेलेंट टू, हमने सोल्युबिलिटी क्यों पुट कर दिया, नॉर्मेलिटी की जगह हमने यहाँ पे सोलिबिलिटी क्यों पुट कर दिया। मोलरिटी होता तो भी हम सोल्युबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं, रीजन इज सेम, क्योंकि जो सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ उसी के बेसिस के ऊपर ही हम नॉर्मेलिटी या मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, और जो डिसॉल्व हो गया उसको सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो सोल्युबिलिटी अब किसके इक्वल आ जाएगी बोलो यहाँ पे, देखो सोल्युबिलिटी, देखो जो यहाँ पे थी इसको ऊपर ले जाएंगे आप, इक्विवेलेंट मोलर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसको आप सोल्युबिलिटी की जगह देखो नीचे ले आएंगे। यहाँ पे सिंपल वर्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने चीजों को इंटरचेंज किया है, तो ये आपके पास देखो रिलेशन बन गया। मीन सोल्युबिलिटी किसके इक्वल होगी, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय द मोलर कंडक्टेंस और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम आमतौर पे ले लेते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपके सामने। देखो ये डाटा गिवन है फॉर द AgCl, बिकॉज AgCl इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। हमने ऊपर लिख ही दिया था, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, दिस ऑल आर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस जो कि ना के बराबर घुलते हैं। और ये डाटा कंप्लीट गिवन है, Ag पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस गिवन, Cl नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस गिवन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही हमने लिया है। सैचुरेटेड मींस जितना डिसॉल्व होना था हो गया, जो बचना था वो बच गया, उसके बाद की कंडक्टेंस जो मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं AgCl के अंदर से। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस की, वो किसके इक्वल होगी, दैट इज द कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे मोलर कंडक्टेंस AgCl की, देखो जो उसके अंदर आयंस है उनको आप सिंपली एड अप कर दें। दोनों वैल्यू गिवन है, देखो हमने वैल्यूज को एड अप कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द AgCl एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो भी गिवन हो। तो अब कैलकुलेट कैसे करें सोल्युबिलिटी की, तो जैसे ऊपर हमने मोलर कंडक्टेंस लिखा है, यहाँ पे देखो डेल्टा एम लिख दिया, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी आपने लिख दिया, तो डेल्टा ई क्यू की जगह बोलो, मैंने आपको बताया था आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ही है। सिंपली आपने वैल्यू पुट कर दी, कापा की जगह कापा की वैल्यू देखो ऊपर गिवन थी पहले से ही। आपको कैसे पता चला ये कापा की वैल्यू है, देखो आपने यूनिट देखी ऊपर, देखो बोलो व्हाट आर द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। आप ध्यान से देखें, जो कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड AgCl में यूनिट दे रखी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्या सी की वैल्यू है, सी कंडक्टेंस, नो, ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ही गिवन है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, आप यूनिट जरूर चेक करें, यूनिट के बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि, इसीलिए हमने कहा कि ये 2.30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जो ये वैल्यू थी जो हमने यहाँ पे पुट की, जो कापा की जगह वैल्यू पुट की, क्या ये आपकी मोलर कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आप जल्दी बताएं, सोच के बताएं आप जल्दी से, मोलर कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। यहाँ पे देखो जो भी हम बोलते हैं, कई बार हम जानबूझ के आपको पजल करने के लिए भी यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जब आपका वाइवा भी होता है तो टीचर आपको पजलिंग करने की कोशिश करते हैं ना वाइवा में, क्या यही हम जानबूझ के बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस है ना, मोलर है ना, ये मोलर है, नो, ये आपकी कैसी कंडक्टेंस है, यूनिट के बेसिस पे आपको पता चला कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी यहाँ पे, यूनिट के बेसिस के ऊपर आपको पता चला कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा कहते हैं, कापा की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज द कापा।
और नीचे कौन थी बोलो, ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने कोलर्स लॉ के बेसिस पे निकाली। देखो ये ऊपर हमने यहाँ पे निकाल दी थी, क्योंकि जो मोलर कंडक्टेंस Ag पॉजिटिव आयन की गिवन थी, Cl नेगेटिव की गिवन थी, तो सिंपल कोलर्स लॉ को अपने अप्लाई किया, जिसकी डेफिनेशन क्या थी, एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ द AgCl, जैसे AgCl का नाम ही हम यूज कर लेते हैं, द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द AgCl इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंसेस, सम ऑफ द Ag कंडक्टेंस ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द Ag पॉजिटिव आयन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द Cl नेगेटिव आयन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द AgCl। तो कोलर्स लॉ को हमने अप्लाई करके जो मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाली, दैट इज 138.2, ये वैल्यू देखो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर आपका ये आंसर आ गया, दैट इज द सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी किस में आई, मोल्स पर लीटर में। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, इसको ग्राम पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करें। तो आप ये जानते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स का बोलो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे ये आया है मोल्स पर लीटर में। आपको सिंपली क्या करना है, मोल्स पर लीटर को कई बार कह देते हैं ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करें। तो आप सिंपली क्या करना है, देखो जो यहाँ पे जो मोल्स है, मोल्स उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें जल्दी बताएं। तो वेट इन ग्राम किसके इक्वल होगा, देखो मोलर मास को आप ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेट इन ग्राम आ जाएगा। में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको वेट इन ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से। किसका मोलर मास, AgCl का, तो ग्राम्स पर लीटर आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द कोलर्स लॉ। एक एप्लीकेशन और भी थी, देखो आपने ध्यान दिया होगा, वो एक रिलेशन था आयनिक मोबिलिटी और आयनिक कंडक्टेंस के बीच, उसके ऊपर हमने अलग ही लेक्चर आपको दे दिया था। तो वो भी एप्लीकेशन आपकी कोलर्स लॉ की, तो वो हमने आपको यहाँ पे नहीं बताई, लेकिन हम इन जनरल आपको बता रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द कोलर्स लॉ वी कैन डिटरमाइन द आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी कैसे निकलेगी, जब हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस होगी। तो हमने लिखा था ना आयनिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी डिवाइडेड बाय, बोलो आपके रिलेशन था जिसमें हमने फेराडे कांस्टेंट को भी आपको यूज करके दिखाया था, तो वो आप उस लेक्चर के अंदर अच्छे से देख लेना। तो दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द कोलर्स लॉ। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द कोलर्स लॉ, देयर एप्लीकेशन। साथ के साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे जो आपके एग्जाम में अक्सर आ चुके होते हैं। तो और क्या क्या आप गलतियां कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, किसी डेरिवेशन के अंदर, वो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। तो जो गलतियां आप कर सकते हैं उनकी तरफ आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। So thank you, that all about the today's lecture. Thank you.